ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन हमने कर ली। कार्बनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन हो गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है, और अब उनके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ये देखना है हमको, है ना। आइए देखते रहो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, देखें तो सबसे पहले देखना होगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है। एल्डिहाइड कीटोन जो है वो किस तरह की रिएक्शन जनरली शो करते हैं, यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो किस टाइप की रिएक्शंस को लेकर है। ठीक है, तो देखते रहो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो कौन सी है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर कौन सी? एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इनको हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि जो इनकी कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग है। आ गया, यानी कि जो इनको रिप्रेजेंट करती है, हर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वो होती है जिनकी वजह से वो क्या, मतलब यूं बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड या वो फैमिली जो है वो मोस्टली मेजरली वो उन्हीं रिएक्शंस को फॉलो करती है। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड कीटोन है मेजरली कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, इसलिए फिर ये इनकी क्या बन जाती है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, अब हमको देखना यह है कि अब एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो इसके बारे में हमको बात करनी है। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे ANR। क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे ANR। जैसे होती है SNR, SN1, SN2, वैसे ये क्या है? AN, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ANR। ठीक है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हमको दो बातें करनी होगी। फर्स्ट तो ये कि एल्डिहाइड कीटोन में ये रिएक्शन मतलब जो हो रही है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो हो रही है, तो पहली चीज तो ये देखनी है कि एडिशन ही क्यों, है ना। एक हमको सब्स्टिट्यूशन का भी ऑप्शन मिलता है, हम ये देख रहे हैं कि एडिशन ही क्यों, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं। एक तो ये देख रहे हैं कि एडिशन ही क्यों। सेकंड चीज हमको जो देखनी है वो ये है कि जो एडिशन हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों। अब एडिशन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है? फर्स्ट एडिशन न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। देखो कभी भी एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है ना, तो उसमें एडिशन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक हो, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक हो, तो दोनों ही स्पीशीज का एडिशन होता है। जैसे अगर ये हम इसकी बात कर रहे हैं एडिशन न्यूक्लियोफिलिक बोल रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन है। लेकिन हम रिएक्शन का जो नेम डालते हैं, रिएक्शन का जो नेम रखा जाता है वो किस बेसिस पे रखा जाता है कि फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है। पहला एडिशन जिसका होता है, मैकेनिज्म का नेम या रिएक्शन का नेम उसी के बेसिस पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पहला एडिशन जिसका होगा वो हमको अगर पता चल जाए तो सेकेंड एडिशन किसका होना है वो तो अंडरस्टूड हो ही जाता है। फिर कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं एडिशन न्यूक्लियोफिलिक, अगर मैंने बोला कि एडिशन न्यूक्लियोफिलिक, तो इसका मतलब पहला फर्स्ट एडिशन किसका है यहां पर? न्यूक्लियोफाइल का। और सेकेंड एडिशन किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। एडिशन में ऐसे होता है, पहला एडिशन अगर न्यूक्लियोफाइल का तो सेकेंड एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का। फर्स्ट अगर इलेक्ट्रोफाइल का हो गया तो सेकेंड वाला किसका हो जाएगा? वो न्यूक्लियोफाइल का हो जाएगा। आ रही है बात समझ, है ना। तो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में तो अब यहाँ पे दो बातें हमको समझनी होगी कि एल्डिहाइड कीटोन जो है, पहली बात तो ये कि वो एडिशन रिएक्शन ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, सेकंड चीज हमको देखनी है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों, यानी कि फर्स्ट जो एडिशन हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल का क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का भी तो हो सकता है। आ गया, तो दोनों चीजें क्लियर करनी। आइए देखते हैं पहले कि एडिशन ही क्यों। ठीक है, तो देखो एडिशन ही क्यों। ठीक है, Why aldehyde ketones show addition reactions? ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में बना सकते हैं अपन कि why, है ना, why aldehyde and ketones, aldehyde, है ना, aldehyde ketones show addition reactions, है ना। ये एडिशन रिएक्शन ही क्यों देते हैं, एडिशन रिएक्शन ही क्यों शो करते हैं। तो पहली चीज तो हमको ये क्लियर करनी कि एडिशन ही क्यों, सब्स्टिट्यूशन क्यों।
आओ देखो करते हैं क्लियर कैसे। ये लो, ऐसे में क्या होना चाहिए, जब भी हमको ये दो चीजें कंपेयर करनी हो, एडिशन क्यों, सब्स्टिट्यूशन क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं, न्यूक्लियोफिलिक क्यों, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटी। अब दोनों पॉसिबिलिटी यहां हम कंसीडर करेंगे, है ना। एक बार हमको एडिशन की भी पॉसिबिलिटी देखनी है, साथ में सब्स्टिट्यूशन की भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में से बेटर पॉसिबिलिटी कौन सी है। बेटर पॉसिबिलिटी का मतलब कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट कहां से आएगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट एडिशन से आ रहा है या सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो जहां से भी मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कंपाउंड, उसी रिएक्शन को फॉलो करते हैं। आ गया, आइए देखते हैं, इसमें दोनों करवा के देखते हैं। ये लो, ये लिया हमने कार्बोनिल कंपाउंड, और मान लीजिए एक्स वाई हमारा रिएजेंट है, एक्स वाई रिएजेंट क्या लीजिए एक्स है। और अब हम दोनों चीजें करवा के देखेंगे, एक बार एक बार सब्स्टिट्यूशन भी कराएंगे, एक बार एडिशन भी करवाएंगे। ये लो, और फिर कंपेयर कर लेंगे। मान लीजिए आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HCHO, है मिथेनिल ले लिया। अब हमने मान लीजिए मिथेनिल ले लिया, और अब एक बार तो हम कराते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। एक बार तो हमने करवाया सब्स्टिट्यूशन, इस साइड तो हम करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन, इस साइड हम करवाएंगे एडिशन, और फिर कंपेयर कर लेंगे कि कहां मोर स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, आइए करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में इन H की जगह पे मान लीजिए इस H के बदले में ये X आ जाता है, ये X आ जाएगा इस H के बदले में, और H इस Y के साथ चला जाता है। तो मतलब कि मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ये लो HC, यहां X आ गया, और जो H है वो Y के साथ HY के फॉर्म में चला गया। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखो एडिशन। एडिशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, हमको पता है एडिशन रिएक्शन में ऐसे होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो वैलेंसी फ्री बन जाती है, दो फ्री वैलेंसी बनती है, उन दोनों फ्री वैलेंसी में से एक पर एक्स और एक पे वाई, यानी कि दोनों रिएजेंट का एडिशन हो जाएगा, मतलब रिएजेंट के दोनों पार्ट का एडिशन हो जाएगा। ये लो, ये लो, ये ओ, यहां क्या मान लीजिए एक्स है, तो यहां किसका एडिशन, वाई का। ठीक है, ये है एडिशन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन, एडिशन से आया हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए इसको बोला जा रहा है एडिशन प्रोडक्ट। और ये जो है ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब हमको कंपेयर ये करना है कि एडिशन प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में से मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ये देखना है। तो देखो कैसे देखेंगे इस चीज को, आप यहां से देखें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो यहां इधर कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, इधर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंपाउंड में कितने, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड है, यहां 4 बॉन्ड है, ध्यान देना देखो। ठीक है, और अब यहां भी बात करें टोटल बॉन्ड्स की, टोटल बॉन्ड्स की बात यहां भी करें तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है। ठीक है, यहां की बात करें तो 1 2 3 4 5, यहां टोटल बॉन्ड्स क्या हो गए, 5 हो गए, टोटल बॉन्ड्स इसमें आ गए कितने, 5 आ गया। ठीक है, और हमको पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, यानी कि बॉन्ड बनता है तो जो भी चीज है, प्रोडक्ट या स्पीशीज, उसमें स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है। तो यहां अगर देखें तो पहले रिएक्टेंट में 4 बॉन्ड थे, यहां सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में अब भी कितने, 4 ही बॉन्ड है। एडिशन में क्या हो गया, एडिशन में एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, एक नया बॉन्ड बना है, और नए बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ना। तो यहां एनर्जी रिलीज हुई है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। आगे ये बात समझे, तो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में से कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है ना। अपन एडिशन वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है। अपन इसी चीज को एक और तरीके से समझ सकते हैं, देखो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, हमको पता है कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं प्रोडक्ट में। यहां देखें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में, इसमें भी अभी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहां भी, और हमको पता है पाई बॉन्ड अगर रहेगा तो वो वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक होता है, उससे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसमें अगर देखें तो सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, सारे ऑल 5 बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। और फिर हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और फिर उनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। यानी ये जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट।
ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि एडिशन प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, वो मोर स्टेबल है। एडिशन प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल है और सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, वो लेस स्टेबल है। और फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये रिएक्शन बताओ, कोई भी कंपाउंड किस तरह की रिएक्शन को फॉलो करेगा, जहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट आए उसको ये फॉलो करेगा, लेस स्टेबल वाले प्रोडक्ट को ये अवॉइड करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसलिए फिर अब सब्स्टिट्यूशन, इसलिए अब हम बोले कि सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन इनमें नहीं होगी और ये एडिशन को प्रीफर करेंगे। एडिशन रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। आगे बात समझ, तो एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं क्योंकि एडिशन का प्रोडक्ट मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। रीजन हमने समझ लिया, आगे समझे। तो पहली चीज समझ में आ गई हमको यहां पर क्या, कि एडिशन ही क्यों, क्या समझ में आ गया, एडिशन ही क्यों। अब नेक्स्ट जो चीज हमको समझनी है वो ये कि ये एडिशन जो हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों, है ना। अब एडिशन भी टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स और एल्काइंस में होते हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। यहां जो हो रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम देखते हैं। पहले ये समझ आ गया कि सब्स्टिट्यूशन एडिशन में से एडिशन ही क्यों, क्योंकि एडिशन का प्रोडक्ट मोर स्टेबल है और हमेशा कंपाउंड या रिएक्टेंट जो है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट को ही प्रीफर करेंगे, दैट्स व्हाई ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों। आओ देखो, उसको भी अपन ऐसे करते हैं, है ना। तो जब भी कुछ इस तरह का कंपैरिजन करना हो हमको, जब भी ऐसा कुछ कंपैरिजन हमको करना होता है कि एडिशन ही क्यों, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं, तो दोनों पॉसिबिलिटी को कंसीडर करो। आप दोनों पॉसिबिलिटी को कंसीडर करो और चेक कर लो कि कौन सी पॉसिबिलिटी बेटर है। बेटर मींस कि कहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, जहां से मोर स्टेबल प्रोडक्ट आएगा कंपाउंड या रिएक्टेंट उसी रिएक्शन को फॉलो करेंगे। आ गया, आइए देखते हो फिर कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि होना तो एडिशन ही है, अब हमको ये देखना है कि वो न्यूक्लियोफिल का मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि पहला एडिशन न्यूक्लियोफाइल का हो या इलेक्ट्रोफाइल का। आइए देखते हैं वो कैसे, है ना। तो अब अपन दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेंगे, ये लो, ये ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, C+O नेगेटिव, ये कार्बोनिल कंपाउंड हमने ले लिया। ठीक है, अभी बात समझे। और अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का एडिशन करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का भी करवाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का भी। एक बार मैं साइड में जनरेट कर लेता हूँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जनरेशन अपन पहले एक बार जनरेशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को मैं जनरेशन करके दिखाता हूँ साइड में। ठीक है, ये लो, ENU, E पे पॉजिटिव है, NU पे नेगेटिव है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ये E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल से है और न्यूक्लियोफाइल से मतलब कोई पोलर रीजन हमने यूज किया है, पोलर रीजन, तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये उसका नेगेटिव पार्ट है। अब अगर मान लीजिए ब्रेक हो रहा है, जब ये ब्रेक होगा तो किस तरह से ब्रेक होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड में हमको पता है कि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन उठा लेगा, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियोफाइल ले लेगा और फिर अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो E का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो E को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, E को एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसलिए E पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल ने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिए हैं, तो वो दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में और साथ में एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का हमने जनरेशन शो कर दिया। ठीक है, अब आओ, अब यहां हम देखते हैं कि फर्स्ट एडिशन देखो, अब देखो एक बार ये ENU हमने ले लिया है और ये आपको साइड में दिखाई दिया कि किस तरह से जनरेशन हो जाएगा। और अब बारी बारी से दोनों ही एडिशन हम करा के देखते हैं। एक बार फर्स्ट एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का करा के देखते हैं, फिर एक बार देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का। तो फर्स्ट एडिशन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का कराते हैं तो यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तब इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तब इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और जब हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएंगे तो फिर क्या बोला जाएगा, तब फिर बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इधर फिर करवाएंगे हम कौन सा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आ गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। आओ देखो, यानी पहले E+ को ऐड करना है। E+ कैसे ऐड होगा वो समझो आप बात को। ये देखो, ये था कार्बोनिल कंपाउंड, मैं थोड़ा साइड में लेके आता हूँ, इसको साइड से ले आता हूँ। ठीक है, ये था कार्बोनिल कंपाउंड हमारा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन हमको पता ही कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये हमको पता ही है। ठीक है, और O पे है नेगेटिव चार्ज और C पे है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है कहां, यहां आया है इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ऊपर बना देता हूं, ये जो लोन पेयर है ये आ जाएंगे उतर के बॉन्ड में। कहा आ जाएंगे ये बॉन्ड में उतर के आ जाएंगे, इस तरह से ये बॉन्ड में उतर के आ गए, ठीक है। ये बॉन्ड में उतर के आ गए तो इससे क्या होगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा और फिर चीज क्या बन जाएगी, इधर समझो। अब मैं यहां बना रहा हूं सी, ठीक है, ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, और यहां बच चुका है ई। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन ऐसे हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा करने से ऑक्सीजन भी लॉन पेयर तो रह जाएगा एक, लोन पेयर कितने रह जाएंगे, एक, भाई दो थे ना, दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर थे, उनमें से क्या एक बॉन्डिंग में लग चुका है और एक अभी भी रह जाएगा, ठीक है। तो एक लोन पेयर अभी लगा हुआ है, एक तो बॉन्डिंग में लग गया, एक रह जाएगा, तो एक लोन पेयर अभी इसके पास आ जाएगा। और साथ में चार्ज आएगा इसके ऊपर कैसा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ गया ये भी समझ लो। देखो दो इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में से जो बॉन्डिंग में लगाए, तो एक तो दोनों के दोनों बॉन्डिंग में लगाए, जिनमें से एक तो अभी भी इसके पास ही है और एक इसने दे दिया किसको, इलेक्ट्रोफाइल ई को। तो इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव तो ऐसे खत्म हो गया, कैसे कि इलेक्ट्रोफाइल को तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल को तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका तो पॉजिटिव खत्म हो गया, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ऑक्सीजन है कैसा, एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो अपने पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्वायर कर नहीं सकता। ये क्या करेगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, उसको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर क्या करेगा, ये लोन पेयर के, ये मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, सीओ बॉन्ड के, ये जो सीओ का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और खुद तो हो जाएगा कैसा, न्यूट्रल, खुद हो जाएगा न्यूट्रल, है ना। मैं नीचे बना रहा हूं, ठीक है, खुद हो जाएगा कैसा, न्यूट्रल, और सी पे फिर आ जाएगा कैसा चार्ज, सी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास वापस वही दो लोन पेयर, और ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन ने दोनों उठा लिए। अब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे जिनमें से एक तो ऑक्सीजन का खुद का था, ठीक है, खुद का तो लिया है तो कोई मतलब ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इसने किसका उठा लिया, कार्बन का, तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आ गया, इसलिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कार्बन का क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसलिए अब इस पे आगे क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, फाइनली फिर हमको मिलता है कार्बोकैटायन, क्या मिलता है, कार्बोकैटायन आ गया। तो कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से, है ना, अब बात को समझना, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से फाइनली क्या मिल रहा है, कार्बोकैटायन हमको मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से क्या मिलता है, कार्बोकैटायन। ये तो हुआ इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से। अब जरा चेक करते हैं न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से क्या होता है। आओ देखो, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी कराते हैं सेम ऐसे जैसे ये कर रहा है, वैसे मैं साइड में दिखा रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल कैसा आएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा ये लो, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये या नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, आ गया ऐसे। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड आएगा, न्यूक्लियोफाइल हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, नेगेटिव स्पीशीज है, इसलिए अब वो पॉजिटिव सेंटर यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा, यानी कि सी और ओ में से किस पे जाएगा, सी पे। अब ये सी के साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो फिर जैसे ही जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्डिंग करने लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी होने लग जाएगी 5। अब हमको पता है कि कार्बन की 5 वैलेंसी हो नहीं पाएगी तो क्या होगा, तो ये सीओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब फाइनली क्या चीज बनने वाली है ना, अब यहां से जो चीज बनने वाली है, मतलब कि यहां से ये जो चीज आएगी, मैं यहां बना रहा हूं, क्या बनेगी, सी, है ना, और यहां सिंगल बॉन्ड है, आ रही बात समझ में, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। लोन पेयर, दो तो लोन पेयर पहले से थे, एक और लोन पेयर ऑक्सीजन पे आ जाएगा और साथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन उठाए, वही बात, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन उठाए, एक खुद का था एक दूसरे को उठाए, इसलिए नेगेटिव चार्ज। यहां बॉन्ड बनेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल के साथ जो बॉन्ड बना,
इसके बनने से न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा और कार्बन पे जो पॉजिटिव आएगा, है ना, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना, किससे, ये ऑक्सीजन ने जो उठाए, ऑक्सीजन ने जो उठाए तो कार्बन का एक लॉस हुआ, लेकिन कार्बन के लॉस के जो कंपनसेशन है वो यहां से हो ही चुका है, तो न्यूक्लियोफाइल ने दिया है इसलिए उसका नेगेटिव खत्म, और कार्बन का तो क्या हुआ है, एक गया इधर से, एक इधर से आ भी गया, तो उधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, तो इसका तो हिसाब बराबर ही है, इसलिए कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा और फाइनली चीज हमको मिलेगी ये, है ना, और ये क्या है, ये ऑक्सो एनायन है, ये क्या है, ऑक्सो एनायन, ये हमको एक ऑक्सो एनायन मिल चुका है, आ गया समझ में, ये ऑक्सो एनायन हमको मिल चुका है। यानी कि अब कंपेयर करना हमको क्या, कंपेयर करनी हमको दोनों चीजें, क्या कि जब हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराते हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट एडिशन अगर इलेक्ट्रोफाइल का होए, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल का करवाया जाए तो चीज क्या मिलती है, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है, और अगर फर्स्ट एडिशन न्यूक्लियोफाइल का करवाया जाता है तो इंटरमीडिएट मिलता है ऑक्सो एनायन। अब हमको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है। अब जिसका जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा रिएक्शन उसी रूट को फॉलो करेगी, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, तो कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन में वो दो चीजें हुई, एक तो कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का आना ये कार्बन के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन भी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही, वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज का आना उसके लिए अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात का मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो एक तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन का ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, अगर बात करें कार्बन के ऑक्टेट की, तो कार्बन के ऑक्टेट क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, है ना, एक तो क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट का हो जाना, ठीक है। और सेकंड चीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन, और सेकंड जो चीज है वो क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का आना, तो दो चीजें जो दोनों ही क्या कर रही है, जो दोनों ही इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, दोनों मिलकर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यहाँ पे, दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों ही फैक्टर से यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है। अब अगर इसको कंपेयर करें तो पहली बात तो यहाँ पे ऑक्टेट तो किसी का भी इनकम्प्लीट नहीं है, ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड चीज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि उसके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर को अगर लगाएं, यहाँ तो एक तो क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कैसा है, सबका कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, सबका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। और सेकंड चीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का आना उसके लिए अच्छी बात है, मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी को फेवर करेगा, ठीक है। तो अब अगर कंपेयर करें कार्बोकेटाइन और ऑक्सो एनायन, तो ऑक्सो एनायन कैसा है, यहाँ पे ऑक्सो एनायन जो बना इंटरमीडिएट वो यहाँ पे मोर स्टेबल है ना, ऑक्सो एनायन जो है वो कैसा है, वो मोर स्टेबल है, और जो कार्बोकेटाइन है उस ऑक्सो एनायन के कंपेरिजन में कैसा है, लेस स्टेबल है। आ रही है क्या बात समझ में। तो अब हमने देखा कि किसका एडिशन करने में ज्यादा फायदा होने वाला है, यानी कि रिएक्शन को ज्यादा फायदा होने वाला है, फायदे से मतलब ज्यादा स्टेबल चीज कहाँ आने वाली है ना। तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से तो कार्बोकेटाइन बनता है जो कि उतना स्टेबल नहीं है जितना कि न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से आने वाला ऑक्सो एनायन, ठीक है। इसलिए अब रिएक्शन प्रीफर करेगी कौन से रूट को, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन को। इसलिए फिर जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या बनती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बनती है एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या बनेगी, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आ रही है बात समझ में, है ना, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो एएनआर ही क्यों है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक क्यों है। हमने ये भी देख लिया कि पहले हमने ये देखा कि एडिशन ही क्योंकि एडिशन का पीरियड मोर स्टेबल होता है सब्स्टिट्यूशन से, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनने की वजह से। और फिर सेकंड चीज देखी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ऑक्सो एनायन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से कार्बोकेटाइन बनता है, और ऑक्सो एनायन हमने बता दिया कौन कौन से फैक्टर है, इनसे ऑक्सो एनायन जो है मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स शो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आगे की बात जो ये है कि जो ये ऑक्सो एनायन है ये बाद में फिर क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल, ये बाद में
आगे इलेक्ट्रोफाइल या H+, इलेक्ट्रोफाइल या H+ से, है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होगा कैसे, ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रोफाइल को चले जाएंगे और फिर ये देखो इस तरह से ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा फाइनली। ये फिर हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब लोन पेयर इसके पास दो रह जाएंगे और ये हो जाएगा फिर फाइनल प्रोडक्ट। तो सेकेंड स्टेप में हमने देखा किसका एडिशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में हम देखें तो सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम या रिएक्शन की टाइप का नाम सेकेंड स्टेप से नहीं रखा जाता, फर्स्ट स्टेप में जिसका एडिशन होता है उससे रखा जाता है। आ गया समझ में। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये तो देख लिया कि कार्बनिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो ANR है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ANR, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जो हमने अभी ANR रिएक्शन की बात की है ना, कि अभी हमने देखा कि ANR रिएक्शन क्यों होती है। अब हम देखते हैं उसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी है हमको। आओ देखो मैकेनिज्म कैसे देखें। ठीक है, मैकेनिज्म एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, आओ देखो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का। मान लीजिए हमने कोई इक्वेशन कराई है, एग्जांपल लिया हमने C11O। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है ना, ये। और मान लीजिए कोई पोलर रिएजेंट है ENU, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या करा रहे हैं एडिशन, इस पे हम करवा रहे हैं एडिशन। तो एडिशन करवा रहे हैं कैसे होगा, पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, सॉरी पहले फर्स्ट एडिशन न्यूक्लियोफाइल का कराना है। न्यूक्लियोफाइल जाएगा किसके ऊपर, पॉजिटिव वाले, मतलब नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर। जो अपन ने भी देखा है ना वही है, उसी को देख रहे हैं, थोड़ा स्टेप्स में देख रहे हैं। ठीक है, आगे कैसे होगा, ये CO पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ही होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, एक पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, बस ये देखना। तो कार्बन पे तो आ जाएगा क्या न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा क्या इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये। तो ये प्रोडक्ट है। अब हमको इसकी मैकेनिज्म समझनी है। ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट है और इसकी हमको मैकेनिज्म समझनी है, जो अपन ने अभी की भी थी। एक तरह से हमने कर लिए, फिर भी थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, इससे क्या रेट लो वगैरह स्लो स्टेप ये सब हम कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो अब इस रिएक्शन को मैकेनिज्म में देखते हैं। ये रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म हमको बनानी है। ठीक है, आ गया। आओ देखो कैसे करेंगे। तो ANR रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। क्या होगी, 2 स्टेप्स में। मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में। ठीक है, स्टेप वन में क्या होने वाला है, स्टेप 1 में होने वाला है क्या, स्टेप 1 में होगा अटैक या एडिशन किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम बताएंगे एडिशन और अटैक भी बोल सकते हो, एडिशन और अटैक ऑफ किसका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन किस पर, ऑन कार्बोनिलिक कार्बन। क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिलिक सी, मैं सी के फॉर्म में लिख रहा हूं, कार्बोनिलिक सी का मतलब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को क्या बोल देते हैं, कार्बोनिलिक सी। तो एडिशन या अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, किस पर, कार्बोनिलिक सी, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस पर अटैक करवाना है। अब ये अटैक को भी देखना है कि ये अटैक कौन सी डायरेक्शन से होगा, यानी किस ओरिएंटेशन होगा। मैं दोनों ओरिएंटेशन यहां बता देता हूं कि मान लीजिए कि CO, ये CO है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के आने की। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी डायरेक्शन से आएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सी डायरेक्शन से आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या इस डायरेक्शन से आएगा या न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से आएगा। तो हमको सोच के बताना होता है कि क्या। तो देखो क्या है इसमें कि ये नेगेटिव स्पीशीज है, इसको आना कहां पे है, इसको इस पॉजिटिव स्पीशीज पे आना है, मतलब पॉजिटिव सेंटर पे आना है।
इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इसको आना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है। तो अब लेकिन ये जब यहां से आ रहा है तो ये जो बीच में नेगेटिव ओ पड़ रहा है, ये जो नेगेटिव ओ है वो इस आने वाले नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? रिपेल करता है। वो इस आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा। जबकि अगर अपन पीछे से देखें, बैक साइड से देखें, जो रियर अटैक करवा रहे हैं बैक साइड से जो करा रहे हैं उसमें देखें तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, अटैक हो रहा है और पीछे कोई किसी तरह का कोई रिपल्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते भी हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है। तो ये जो आ रहा है ये अब क्या है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये सही ओरिएंटेशन नहीं है। सही ओरिएंटेशन कौन सा है? ये वाला जो रियर अटैक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा कैसा ओरिएंटेशन? इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर। कैसा ओरिएंटेशन? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये तो है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये वाला अटैक सही अटैक नहीं है। ये जो पीछे से अटैक कर रहे हैं ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन में। ये है कैसा? प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन में। आगे बात सही। तो पहली चीज तो ये कि कार्बन ग्रुप पे अटैक किस साइड से होगा? फ्रंटल अटैक होगा या रियर अटैक होगा? देखो ये तो होता है फ्रंटल अटैक और ये क्या रहता है? रियर अटैक, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि रियर अटैक होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन यही है कि सामने से अगर आएगा तो फिर क्या? ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये नेगेटिव ऑक्सीजन और ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों में रिपल्शन होगा। तो फिर उतने अच्छे से इफेक्टिवली रिएक्शन हो नहीं पाती। आ गया? इसलिए अटैक होता है पीछे वाली साइड से। ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर बैक साइड से अटैक होगा तो अब मैं बताया तो क्या बनेगा बेसिक चीज। ये तो अटैक की डायरेक्शन बताइए। अब मैं इसकी रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ नीचे कैसे होगा। आगे ना अटैक वाली बात तो समझ। तो देखो कैसे होगा। अब हमको पता चल चुका है पीछे से आने वाला ये बैक साइड से आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल, ये लॉन्ग पेयर और ये रहा क्या? सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसने यहां अटैक किया, इसने अटैक किया किस पर? सी पर। तो जैसे ही अब न्यूक्लियोफाइल सी से बॉन्डिंग करेगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सी से बॉन्डिंग करने लगेगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होने वाली है? 5। कार्बन की वैलेंसी वापस 5 होने वाली है, 5 होने वाली है। 5 तो होगी नहीं तो फिर क्या होगा? ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को उठा के ले लेगा, ठीक है। तो फिर अब चीज क्या बन जाएगी? अब चीज बन जाएगी क्या? सी है ना, इस पर अटैच हो गया क्या? न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को अपन ने इधर दिखा दिया और अब जो डबल बॉन्ड था बीच में वो तो खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और क्या बन गया? ऑक्सो एनाइन आ गया। ये बन चुका वो ऑक्सो एनाइन जो कि टेट्राहेड्रल शेप में। कैसी शेप है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अगर यहां कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करें तो देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां कैसा था? हमने देख लिया था पहले जब स्ट्रक्चर देखी थी। कार्बन का हाइब्रिडेशन, कार्बोनिल जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। बट अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो चुका है क्या? sp3। अब इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो चुका है। आ रही बात समझ में? sp3 इसका हाइब्रिडेशन हो चुका है। तो एक तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया sp2 से sp3। शेप भी अगर देखें चेंज हो गई है। ये पहले प्लेनर था, ट्रायंगुलर प्लेनर था, अभी टेट्राहेड्रल हो गया, इसलिए हमने इसको लिख दिया टेट्राहेड्रल। आगे समझ में? तो ये हो गई है फर्स्ट स्टेप, एडिशन या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किस पे? पॉजिटिव कार्बन पे और कार्बन पे अटैक करने से बनता है ऑक्सो एनाइन। आ गया। और ये रिएक्शन काफी स्लो रिएक्शन है, ये काफी स्लो होती है, ठीक है। टाइम लगता है क्योंकि पुराने बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहे हैं और हमको पता है बॉन्ड की ब्रेकिंग में मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए रिएक्शन कैसे होगी? स्लो। आगे ये तो होगी इसकी फर्स्ट स्टेप। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 जो है उसमें होगा क्या? स्टेप 2 उसमें होगा अटैक ऑफ किसका? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किस पर? ऑन ऑक्सो एनाइन, ऑन ऑक्सो एनाइन। तो जो ऑक्सो एनाइन बना है उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। करवाते हैं, देखो जो ऑक्सो एनाइन बना है फर्स्ट स्टेप में उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। ये लो, ये सी, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये O, ये लो, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये ऑक्सो एनाइन। अब इस ऑक्सो एनाइन, ये जो ऑक्सो एनाइन बना है, ठीक है, अब इसके पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल
या तो इलेक्ट्रोफाइल होता है या फिर सॉल्यूशन से या मीडियम से H+ भी आ सकता है। तो कुछ रिएक्शन हम देखेंगे H+ भी आएगा, H+ आएगा या कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। अब देखो, अब ये जो लोन पेयर है वो क्या, वो इसके साथ बॉन्डिंग में जाएंगे, तो अब यहाँ बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, और बॉन्ड जब बनेगा तो फिर देखो चीज क्या आने वाली है, C, ये न्यूक्लियोफाइल और ये O, और यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल, और अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो जाएंगे कितने, 2। ठीक है। अगर चार्ज की बात करें तो ऑक्सीजन का नेगेटिव और इसका इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव कैसे न्यूट्रलाइज है, ऑक्सीजन ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, तो ऑक्सीजन को तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो उसका नेगेटिव खत्म, और इलेक्ट्रोफाइल को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया इसलिए उसका पॉजिटिव खत्म, और दोनों बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पहले 3 लोन पेयर थे, अब लोन पेयर रह जाएंगे कितने, 2। आ गया। तो ये इस तरह से फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट आया था जो हमने यहाँ ऊपर बता रखा है। आ गया। तो ये हो जाती है इसकी सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कैसी है, फास्ट। बताओ सेकंड स्टेप फास्ट क्या है। देखो फर्स्ट स्टेप स्लो होने का रीजन तो समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप स्लो क्या है उसका रीजन समझ में आ गया कि क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग में और मेकिंग में टाइम लगता है, वो इमीडिएटली नहीं होता है। बट यहां अगर बात करें तो इन दोनों में एक तरह की आयनिक जैसी रिएक्शन है, आयंस पहले से बने हुए, बस केवल एक बॉन्ड की मेकिंग जरूर होनी है, ब्रेकिंग यहाँ पे कुछ नहीं होनी है, तो ओनली मेकिंग होनी है। तो कंप्लीटली देखो इसमें क्या था, ब्रेकिंग प्लस मेकिंग दोनों की, ब्रेकिंग भी थी मेकिंग भी थी। यहां बात करें तो ओनली क्या है, ओनली मेकिंग है, और मेकिंग और वो भी किसकी, आयनिक स्पीशीज के बीच में। तो आयनिक स्पीशीज वैसे एक दूसरे को बहुत फास्टली अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि केमिकल काइनेटिक्स के बेस पे हम बोले तो ये सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो हमको पता है कि जो रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो डिफरेंट स्टेप है उनकी सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्पीड भी होती है, हमने पढ़ रखा है काइनेटिक्स में, कोई स्लो होगी कोई फास्ट होगी। तो जो स्लो स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, फिर उसको हम बोला करते थे क्या, क्या बोला करते थे केमिकल काइनेटिक्स में, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। आ गया। यानी कि रेट डिटरमाइन, यानी कि जो भी ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी जो भी चीजें बनेगी सब यहां से बनानी। ठीक है। यानी इसका जो रेट लो बनाएंगे, रेट लो का जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वो हम इस स्टेप से बनाएंगे, है ना। तो मैं बना के दिखाया तो रेट लो का एक्सप्रेशन यहाँ साइड में लिख देते हैं, है ना। तो रेट लो क्या बनने वाला है यहाँ से, रेट लो यानी कि एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या रेट लो मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बनेगा रेट लो, अगर रेट लो बनाए तो R। अब हमको पता है कि रेट लो कैसे बनता है, स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सब उसमें रेट लो की इक्वेशन में अपीयर होंगे। तो कैसे बनाएंगे, R इक्वल्स टू K और कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ एक तो कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारा रिएक्टेंट है ही मेन, और एक न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट है अटैक करने वाला, तो दोनों की कंसंट्रेशन, तो दोनों की कंसंट्रेशन में यहां लिखी है CO की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, उसकी भी कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन है और दोनों के आगे कोफिशिएंट कितना है, इसके भी आगे कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों की जो पावर आएगी वो भी क्या आएगी, अगर पावर लिखें, है ना, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखता हूं, R इक्वल्स टू K CO टू द पावर कितनी 1, और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी कितनी 1। ठीक है। तो दोनों की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है। तो रेट लो हमने लिखा, स्लो स्टेप से रेट लो लिखा जाता है, और स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो सबकी कंसंट्रेशन रेट लो में अपीयर होती है, और जो उनके कोफिशिएंट होते हैं वही फिर उनकी पावर बन जाती है। और अब यहां से ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सब अगर बनाए तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1+1। हमको पता है कि रेट लो में जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं उनका सम ही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो 1+1 तो 2, इसकी ऑर्डर है 2। मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी वैसे तो क्या है, वैसे तो हमको पता है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता, बट फिर भी आजकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कैसे, RDS स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही फिर उसकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी बोली जा सकती है। ठीक है। तो कितनी मॉलिक्यूलरिटी बोल देंगे, मॉलिक्यूलरिटी हम बोल देंगे इसकी 2। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है,
2 और ऑर्डर भी कितनी है 2, इसलिए अब ये रिएक्शन बन जाती है AnR, तो ये है ही, और अब ये हो जाएगी AN2R। क्या बोलेंगे इसको AN2, जिसे SN1 SN2 होती है वैसे इसको बोलेंगे AN2R। AN2R का मतलब एडिशन न्यूक्लियोफिलिक और बाइमोलिकुलर, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर ये रिएक्शन हो जाती है। आ गया समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो ये है क्या एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसकी ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी है, रेट लो का एक्सप्रेशन है। आ गया समझ में आप लोगों को, आ रही बात है समझ में, ये ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म, आ गया। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स का कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन AnR रिएक्शन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए देखते हैं फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो अब हमने AnR की मैकेनिज्म तो देख ली है, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवर्ड्स किसमें AnR रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड और उसमें हमारी चल रही है AnR की मैकेनिज्म, उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन कौन सी रिएक्शन, इन AnR, AnR रिएक्शन, AnR रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो 2 फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है ना, 2 फैक्टर से हम इस चीज को समझेंगे कैसे। मैं अगर पहले कुछ कंपाउंड्स ले लूं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड लिया अपन ने, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड भी बोला जाता है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड यही है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। फिर ले रहे हैं क्या अदर एल्डिहाइड, ठीक है, और फिर ले रहे हैं हम क्या कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, एल्डिहाइड लिया, ये लिया, फिर हमने क्या फॉर्मेल्डिहाइड लिया, उसके बाद में लिखा हमने एल्डिहाइड, और फिर हमने ले लिया क्या कीटोन। अब 2 फैक्टर्स हैं, देखो 2 फैक्टर है, दोनों को एक साथ ही समझेंगे। मैं आपको बता दूं फैक्टर्स कौन कौन से। फर्स्ट फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वो कैसा अटैक है, वो रियर अटैक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो यहाँ पे होने जा रहा है वो रियर अटैक है, यहाँ पीछे से अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक रियर अटैक है, रियर अटैक, ठीक है, ये रियर अटैक हो रहा है। आ गया, तो पीछे से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। आ गया, अब देखना ये है कि सबसे ये अटैक सबसे कन्वीनियंटली ये अटैक कहां हो जाता है, ये हमको समझना है, ठीक है। तो और देखो सबसे कन्वीनियंटली अटैक किस में हो जाएगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हम फैक्टर देख रहे हैं, तो अगर H की बात करें तो H की जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, H की जो क्राउडिंग है वो नेग्लिजिबल है। वो कैसी है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है, इसके अटैक करने में कोई बीच में किसी तरह का क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कोई रुकावट, कोई जाम, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इजीली अटैक करेगा। एल्डिहाइड्स की अदर एल्डिहाइड की बात करें तो आर ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप आ गया, एक तो H है, H की तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, बट अब एक आर ग्रुप के आ जाने से थोड़ी हिंड्रेंस यहाँ पे बन जाएगी। तो कंपेरेटिवली फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन में यहाँ अटैक थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। और अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन में तो 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, 2 एल्काइल ग्रुप्स के आ जाने से ये अटैक और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये तो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। क्या आपको स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर समझ में आया तीनों का, एक बार दोबारा समझो। फॉर्मेल्डिहाइड जो कि सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसमें दोनों H है, H की कोई क्राउडिंग नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है। अदर एल्डिहाइड की बात करें, एक एल्काइल ग्रुप के आने से कुछ हिंड्रेंस अब यहां बन जाएगी और इसलिए अब अटैक करना कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कीटोन में देखें तो 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप के आने से ज्यादा हिंड्रेंस बन जाएगी, अब अटैक करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसलिए अब हम देखें तो धीरे धीरे जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आ गया, एक तो बात ये होगी, ये तो हुआ स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। सेकंड फैक्टर हम देखेंगे बनने वाले की स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड ऑक्सो एनाइन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड ऑक्सो एनाइन। अब हम देखें तो अगर यहां से देखें इन तीनों के अगर ऑक्सो एनाइन हम बना लें तो देखिए इनके ऑक्सो एनाइन कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है, तीनों के ऑक्सो एनाइन बना के देखते हैं। ये लो, ये लो, है ना, अगर इसका ऑक्सो एनाइन बनाए तो ये बना HCH और O, यहां न्यूक्लियोफाइल को अपन ऐड करके दिखाए थे, और ये है इसका न्यूक्लियोफाइल ऑक्सो एनाइन, ठीक है, ये इसका ऑक्सो एनाइन, ठीक है। अब इसी तरह से इसका ऑक्सो एनाइन बनाएंगे तो सेम RCHO पे नेगेटिव और यहां न्यूक्लियोफाइल, ये इसका ऑक्सो एनाइन है। आगे समझ में अलग भी। अब देखो इसका अगर बनाए तो क्या RCRO और फिर ये नेगेटिव और फिर यहां फिर से न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये तीनों के हमने ऑक्सो एनाइन बना लिए। अब चेक ये करना किसका ऑक्सो एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है या किसका कम स्टेबल, ये देखना। अब देखो H का तो कोई आई इफेक्ट है ही नहीं, H का तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं, आई इफेक्ट होता ही नहीं। अब यहां देखो कि यहां तो कुछ नहीं है, एल्काइल ग्रुप। अब अदर एल्डिहाइड का देखें तो एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, पुश करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा। चार्ज इंटेंस होने से हमको पता है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। एक बात तो इसमें कीटोन में अगर बात करें तो कीटोन्स में दो दो एल्काइल ग्रुप है, दो दो एल्काइल ग्रुप का कंबाइंड प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इससे एल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा, ग्रेटर लगेगा। और अब ये यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमको पता ही है कि चार्ज और स्टेबिलिटी एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो साइड में आप चाहो तो मैं लिख भी देता हूं क्या, चार्ज और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और चार्ज एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली है। स्टेबिलिटी इनवर्सली क्या, चार्ज, चार्ज स्टेबिलिटी एक दूसरे क्या है, इनवर्सली है, ठीक है। तो चार्ज और स्टेबिलिटी एक दूसरे इनवर्स है। इधर से नहीं दिख रहा है आपको तो नीचे लिख देता हूं मैं, है ना, स्टेबिलिटी इनवर्सली चार्ज, स्टेबिलिटी और चार्ज एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंटेंस चार्ज किसमें मिला है, कीटोन का जो ऑक्सो एनाइन है, कीटोन से आने वाला जो ऑक्सो एनाइन है उसका नेगेटिव चार्ज हाईली इंटेंस है, इसलिए अब ये हो जाता है क्या, लीस्ट स्टेबल, ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्सो एनाइन है उसपे सबसे कम नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि बहुत ही सबसे कम इंटेंस है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। और फिर ये हमको पता ही है कि जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो एक रिलेशन ये भी बनता है कि रिएक्टिविटी ऑफ ए रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड इंटरमीडिएट, बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है। आ गया समझ में, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट किसके डायरेक्टली है, बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन आगे जल्दी जाएगी, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन जल्दी जाएगी, इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन जाके क्या करेगी, नहीं आया समझ में। तो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो हमको दिख गया दोनों फैक्टर में अगर देखें तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम थी, नेग्लिजिबल थी, और बनने वाला ऑक्सो एनाइन भी मोस्ट स्टेबल है। कीटोन्स की बात करें तो हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा है और बनने वाला जो ऑक्सो एनाइन है वो भी उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए कीटोन्स हो जाते हैं फिर लेस रिएक्टिव, मतलब लीस्ट रिएक्टिव, और फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, अदर एल्डिहाइड बीच में आ जाएंगे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजिंग बन जाएगा। आ गया सब में। तो कुल मिला के दो फैक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर किए, मैं दोनों फैक्टर को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, किस बेसिस पे किया। फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर हमने लगाया कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, कौन सा था, फर्स्ट फैक्टर हमने देखा स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, क्राउडिंग वाला फैक्टर देखा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर एक फैक्टर तो हमने ये किया इसमें, और सेकेंड फैक्टर हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड ऑक्सो एनायन, बनने वाले ऑक्सो एनायन की स्टेबिलिटी।
ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे हमने इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर तैयार किया। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर में लिखूं तो फॉर्मल रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव, फिर अदर रिएक्ट, और कीटोन्स फिर हो जाएंगे क्या, लीस्ट रिएक्टिव। आ गया समझ में? तो ये फिर इनका ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो ये थी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी इन एएनआर रिएक्शन। अब ये तो हमने देखी है एलिफेटिक वालों की, अब एलिफेटिक वालों को कंपेयर करेंगे किनसे, एरोमेटिक वालों से भी करेंगे। पहले देखो ये वाली सारी बातें समझ में लगी है क्या आपको?